मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा कि मुसलमानों, तुमको अपनी सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको अपनी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको अपना सियासी झंडा बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको अपना सियासी नेता बनाने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस के लोग तुम्हारे हक और हुकूक की हिफाजत करेंगे। ये कांग्रेस के लोग तुम्हें इस मुल्क में तुम्हारा अधिकार देंगे। कांग्रेस को अपनी पार्टी मानो, कांग्रेस के नेताओं को अपना नेता मानो। मुसलमानों की लगभग 95% आबादी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के इसी जुमले पर लब्बैक कहा। उस समय भी हिंदुस्तान में एक नजरिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से आंध्र प्रदेश में मौजूद था। उनका यह नजरिया था, सालार का यह नजरिया था कि मुसलमानों, तुम्हारे खुद की अपनी सियासी ताकत होनी चाहिए और उस सियासी ताकत से न तुम सिर्फ अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ोगे, बल्कि इस मुल्क में बसने वाले तमाम दलित, शोषित, वंचित और सताए हुए कमजोर वर्ग को इंसाफ दिलाने का काम करोगे, जो तुम्हारी दीनी जिम्मेदारी है। लेकिन उस वक्त मुसलमानों की आबादी का लगभग 3 या 4% लोगों ने इस नजरिए से इत्तेफाक किया। और आज 70 साल के बाद, 50 साल के दौरे कांग्रेस के बाद और 30 साल का उसका दूसरा वफ़ा गुजरा, जिसमें सपा, बसपा और तमाम छोटी छोटी पार्टियों के हुकूमत के बाद आज मुसलमान इस पैराहे पे खड़ा है कि अपने आप को सियासी रूप से अपाहिज और लूला लगड़ा महसूस करता है। आज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई मुसलमान नेता नहीं है। यह एक कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। आज हिंदुस्तान में जब भी मुसलमानों की सियासी ताकत की बात आती है तो लोगों के एक बेबस चेहरे नजर आते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आज़ादी के बाद से आज तक कभी मुसलमानों के किसी ग्रुप ने या गिरोह ने इस बात की कोशिश नहीं की कि हम भी अपनी एक सियासी ताकत बनाएं। साथियों, ये वो मुसलमान कौम जिसने इस मुल्क की सरहदें अपनी तलवारों की नोक से खींची थी, जिसका रकबा आज के हिंदुस्तान से लगभग 2.5 गुना बड़ा था, और इन्हीं मुसलमानों ने इस मुल्क की राजधानी दिल्ली मुकर्रर की थी। इसके पहले दिल्ली कभी मुल्क की राजधानी नहीं हुआ करती थी। छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी जो आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। 100-200 किलोमीटर का सफर करने के बाद एक राजा की सल्तनत खत्म होती थी, दूसरा राजा शुरू होता था। न सिर्फ राजा की सल्तनत खत्म होती थी, बल्कि उस इलाके के मानने वाले लोगों के देवी देवता भी बदल जाया करते थे, भाषा बदल जाया करती थी, तहजीब बदल जाया करती थी। आपके आबा व अजदाद ने इस मुल्क को एक धागे में पिरो करके एक बड़ा हिंदुस्तान बनाया, और न सिर्फ बनाया बल्कि उसको लगभग 800 साल तक इंसाफ कायम किए रखा। कभी इंसान को इंसान की बुनियाद पर बांटा नहीं गया। उस कौम के मानने वाले आज आज़ादी के 70 सालों में सत्ता के गलियारों से इस तरह दूर हो गए। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। तब हम ये समझ पाएंगे कि पॉलिटिकल पावर या राजनीतिक सशक्तिकरण की जरूरत हिंदुस्तान में मुसलमानों को क्यों है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि आज माननीय सच्चर जस्टिस सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, वो कौम जो इस मुल्क में 700 साल तक हाकिम रही, उसकी हालात इस मुल्क में बसने वाले दलितों से बदतर है। ये रिपोर्ट लगभग 2003 या 4 के आसपास आई थी, और आज 2022 चल रहा है। आज तो
दलित स्क्वायर बदतर हो गई। इसको समझने की जरूरत। जब मुल्क आजाद हुआ तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क की आजादी के साथ साथ आबादी भी दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक दूसरा मुल्क बन गया। आजादी के समय हिंदुस्तान में मुसलमानों के 3 सियासी नजरियात थे। एक जिन्ना का नजरिया था, वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान से हमारे कुछ हिस्सा अलग कर दिया जाए, और उस पार्टी का नाम मुस्लिम लीग था, उसका हिस्सा अलग हो गया, उनकी समस्या खत्म हो गई, उन्होंने अपना मुल्क दूसरा बना लिया। जो बचा हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान में सियासी 2 नजरियात उसके बाद बचते थे। एक नजरिया था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा कि मुसलमानों, तुमको अपनी सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको अपनी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको अपना सियासी झंडा बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको अपना सियासी नेता बनाने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस के लोग तुम्हारे हक और हुकूक की हिफाजत करेंगे। ये कांग्रेस के लोग तुम्हें इस मुल्क में तुम्हारा अधिकार देंगे। कांग्रेस को अपनी पार्टी मानो, कांग्रेस के नेताओं को अपना नेता मानो। मुसलमानों की लगभग 95% आबादी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के इसी जुमले पर लब्बैक कहा। उस समय भी हिंदुस्तान में एक नजरिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से आंध्र प्रदेश में मौजूद था। उनका यह नजरिया था, सालार का यह नजरिया था कि मुसलमानों, तुम्हारे खुद की अपनी सियासी ताकत होनी चाहिए, और उस सियासी ताकत से न तुम सिर्फ अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ोगे, बल्कि इस मुल्क में बसने वाले तमाम दलित, शोषित, वंचित और सताए हुए कमजोर वर्ग को इंसाफ दिलाने का काम करोगे, जो तुम्हारी दीनी जिम्मेदारी है। लेकिन उस वक्त मुसलमानों की आबादी का लगभग 3 या 4% लोगों ने इस नजरिए से इत्तेफाक किया, और आज 70 साल के बाद, 50 साल के दौरे कांग्रेस के बाद, और 30 साल का उसका दूसरा वफ़ा गुजरा, जिसमें सपा, बसपा और तमाम छोटी छोटी पार्टियों के हुकूमत के बाद, आज मुसलमान इस पैराहे पे खड़ा है कि अपने आप को सियासी रूप से अपाहिज और लूला लगड़ा महसूस करता है। आज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई मुसलमान नेता नहीं है। साथियों, इस मुल्क में एक दूसरी कौम बसती थी जिसको आज दलित के नाम से जाना जाता है। दलित समाज के लोग इसी मुल्क में 4000 साल से गुलाम बना के रखे गए थे। उनको यह हक नहीं था कि अच्छे कपड़े पहन सके, उनको यह हक नहीं था कि अपना अच्छा मकान बना सके, उनको यह हक नहीं था कि तिजारत कर सके, व्यापार कर सके, उनको यह हक नहीं था इसी मुल्क में कि तालीम हासिल कर सके, उनको यह हक नहीं था कि अपनी जमीन रख सके और खेती कर सके। उनको गरीब बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता था, और ये सताई हुई कौम 4000 साल से इसी मुल्क में सताई गई थी। उसमें एक सियासी रहनुमा पैदा हुआ जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी। जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने दलितों को संविधान में एक लिखा पढ़ी में अधिकार दिया कि आप इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं, आपकी हैसियत तमाम ऊंची जात और नीची जात की हैसियत बहैसियत इंसान लिखा पढ़ी में बराबर है। ये नजरिया पहली बार हिंदुस्तान में अगर किसी ने लागू किया तो संविधान के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर की कोशिशों ने लागू किया। उसके बाद भी पूरे मुल्क में दलितों को अख्तियार नहीं मिले। उत्तर प्रदेश में दलित का एक नौजवान मनवर काशीराम जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और आज उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी ने एक मर्तबा नहीं 3-3 मर्तबा हुकूमत करके साबित कर दिया कि जो जमीन, जो कौम इस मुल्क में 4000 साल से गुलाम बना के रखी गई थी, उसने इसी उत्तर प्रदेश में 3-3 मर्तबा हुकूमत किया, जिसकी आबादी मात्र 11%। इस मुल्क में
जिसे हरिजन के नाम से जाना जाता है, उसको लोग उन लोगों की आबादी मात्र 11%। उन लोगों ने मुल्क में हुकूमत किया, कब किया? जब इरादा किया, नियत किया, कोशिश किया कि हुकूमत हम करेंगे और हमारे लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, तब उसी संविधान के दायरे में रह करके दलित रहनुमा मायावती ने उत्तर प्रदेश में 3 मरतबा हुकूमत किया कि नहीं किया? इस मजमे में मौजूद तमाम लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में बसने वाले 22% मुसलमानों में भी कुछ लोगों ने इस बात की नियत की, इस बात का इरादा किया, इस बात की कोशिश की कि हम अपने हक और हुकूक की हिफाजत के लिए अपनी सियासी ताकत बनाएंगे, अपनी लड़ाई अपने हाथों से लड़ेंगे? नहीं बनाया, जिसका नतीजा है कि आज वो जमातें जिनको आपने वोट दे दे करके पाल पोस के बड़ा किया था, वो जमातें आपके ऊपर हो रहे जुल्म पर बोलने की हैसियत में नहीं है।